हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका मेरे चैनल यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी में। पिछली वीडियो में हमने आत्मकथ्य कविता की आदि व्याख्या की थी। अब चलिए करते हैं इसकी आगे की कंप्लीट व्याख्या। जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। उनके कई काव्य संग्रह जो है हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से आंसू, लहर, कामायनी बहुत ही अच्छे काव्य संग्रह हैं। उन्हीं एक काव्य संग्रह में से उनकी एक कविता है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी बेटी सरोज की याद में लिखी थी। वो कविता हमारी ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में लगी हुई है। उसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की व्याख्या। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यानी कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा सुख का पल आया है, कौन सा ऐसा प्यार भरा पल था जो जिसका स्वप्न देखकर मैं खुश हूँ, या फिर अच्छे सपनों को देखकर, जैसे हम सुबह उठते हैं, कोई हमें अच्छा सपना आता है तो हम हंसते हुए खिलखिलाते हुए उठते हैं। लेकिन मेरे जीवन में तो कोई ऐसा अच्छा स्वप्न था ही नहीं। जितने भी सुख थे वो मेरे जीवन से धीरे धीरे करके एक एक करके मेरे जीवन से चले गए हैं। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। आलिंगन यानी कि बाहों में भर लेना। जैसे हम किसी अपने प्रिय को बाहों में भर लेते हैं, तो कभी यहाँ यही कह रहा है कि सुख जो है वो मेरे पास आया ही नहीं। वो मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मुझसे और मेरे जीवन से दूर भाग गया मुस्कुराकर। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण, अरुण यानी कि लाल रंग, कपोल यानी कि गाल, यानी कि अपनी पत्नी की सुंदरता की तारीफ करते हुए यहाँ कवि कह रहा है कि उसकी पत्नी के गाल इतने लाल थे कि उसकी लाली के सामने जो शाम संध्या या फिर जो सुबह का सूरज होता है निकलते हुए, जो अपनी लालिमा पे होता है, उसकी लालिमा भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी, उसकी पत्नी के गालों के सामने। यानी कि सुंदर थी उसकी पत्नी, अत्यधिक सुंदर थी। तो उसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी कि उसके इतने सुंदर चेहरे के साथ वो अपना समय बिताता था और उसके साथ जो है मिलकर प्यार भरे क्षणों को व्यतीत करता था। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा, उषा यानी कि संध्या, और जो प्यार भरी जो शाम है, सुबह है, वो उसकी पत्नी से जो है, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण करके बता दिया है संध्या का, कि उसकी पत्नी से वो जो है अनुरागनी उषा लेती थी। यानी कि वो उसकी पत्नी से जो है सुहाग चिन्ह के रूप में, मधुमाया के रूप में उसकी पत्नी से जो है वो लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। स्मृति, स्मृति यानी कि यादें। तो अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि मेरी पत्नी की जो यादें हैं वो उसी तरह मेरे जीवन का संबल है, या फिर उसी तरह मेरे जीवन का आसरा है, जिस तरह से किसी पथिक के लिए, पथिक यानी कि जो राहगीर है, जो चलता है, और जो वो चलते चलते थक जाता है तो कहीं विश्राम में छायादार वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी छांव वाली जगह पर बैठकर अपनी थकान दूर करने के लिए पाथे, पाथे यानी कि जो रास्ते में जो सहारा मिले ऐसा भोजन, यानी कि बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, हमें थोड़ी थकान होती है और थोड़ा भूख का एहसास होता है, तो हम कहीं भी रुक कर जो है वो खाना खाते हैं, कुछ भी खाने पीने की जो वस्तु है वो ग्रहण करते हैं। तो वो पाथे यानी कि उसकी जो स्मृति है, उसकी पत्नी की जो यादें हैं, वो उसी तरह उसके जीवन का पाथे है, यानी कि उसके जीवन का सहारा है, जिस तरह से किसी राहगीर के लिए खाना उसका सहारा होता है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यानी कि तुम क्यों मुझे विवश कर रहे हो कि आत्मकथा लिखूं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कुछ भी सुख के पल नहीं है। तुम्हें क्या मिलेगा अगर मेरे जीवन का इतिहास तुम देखोगे आत्मकथा के रूप में, तो मेरा जीवन जो है खाली है, उसमें कोई ऐसे सुख और खुशी के पल नहीं है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जो सुख वाला जीवन था मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ, वो बहुत ही छोटा था। तो उस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी जो कथाएं हैं, मेरा सुख रूपी जो छोटा सा जीवन है, और जो छोटा सा जीवन अभी भी मेरा कुछ बचा हुआ है, जो मैं अपनी पत्नी और बेटी के वियोग में ऐसे ही व्यर्थ में ही निकाले जा रहा हूँ। तो मेरे ऐसे जीवन का
इतिहास तुम जानकर, उसकी कथाएं जानकर तुम क्या करोगे? तुम्हें आनंद नहीं आएगा, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी जो पाठक होता है वो ऐसी सामग्री को पढ़ना चाहेगा जिसको पढ़ने से जो उसको आनंद की अनुभूति हो। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कि मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि मैं औरों की आत्मकथा पढ़ लूं, लेकिन अपनी आत्मकथा ना लिखूं, और औरों की आत्मकथाओं को पढ़कर ही मैं मौन रहूं, सुनता रहूं और अपनी आत्मकथा ना लिखूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं है लिखने के लिए कि जिससे आप लोगों का कुछ भला हो, यानी कि पाठक वर्ग का। क्योंकि कोई भी पाठक है, कोई भी पढ़ने वाला है, वो कुछ भी सामग्री पढ़ता है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो या आत्मकथा हो, उसको आनंद का भी अनुभव होना चाहिए कुछ भी पढ़ने की सामग्री से। लेकिन मेरे आत्मकथा में तो ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन के उन निजी पलों का वर्णन नहीं करना चाहता, बखान नहीं करना चाहता। तो फिर पाठकों को कैसे मेरी आत्मकथा पढ़ने में आनंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी समय भी नहीं हुआ है, अभी मैं अपने आप को मेरे दुखों से नहीं उबार पाया हूँ। और मुझे इसी में मेरा भला होगा कि तुम सब जो है मुझे आत्मकथा लिखने के लिए ना कहो, क्योंकि मैं मौन ही रहना चाहता हूँ। और मेरी जो मौन व्यथा है, यानी कि ये जो दुख है, ये मैं मौन रहकर जो है निकाले जा रहा हूँ। तो मेरे जीवन का ये जो सबसे बड़ा दुख है, मुझे ऐसे चुपचाप सहकर ही बिताना पड़ेगा। आप लोग मुझे विवश ना करें। अपने दोस्तों के लिए बोल रहा है जयशंकर प्रसाद कि आप लोग मुझे विवश ना करें कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। तो आप कृपया मुझे इस तरह से विवश ना करें, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई भी घटनाक्रम या कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसका मैं बखान करके वाहवाही लूटूं और मेरी आत्मकथा को लोग आनंद लेकर पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, ये थी आत्मकथ्य कविता की व्याख्या। तो अगली वीडियो में मैं इस कविता के एमसीक्यू क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिसने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक करे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।